यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2024 को टारगेट करके क्लास को शुरू करते हैं। और इस सेगमेंट में हम लोग इतिहास को, उसके क्लासिफिकेशन को, उसके विभाजन को बारीकी से समझेंगे। इस क्लासिफिकेशन का एक बेनिफिट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये होगा कि आपको इतिहास समझने में आसानी होगी, उसके कालखंडों को समझने में आसानी होगी, जो सामान्य प्रचलन है, जो सामान्य मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को दूर करने में जो दिशा भ्रम है वो सही दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग क्लास को ऑनवर्ड्स मंडे मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी से 2-2 घंटे की क्लास को आरंभ करेंगे। ये सेशन 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखकर ऑर्गेनाइज किया गया है, ताकि जो लोग इस साल अपियर हो रहे हैं वो पूरी तरह से इसका बेनिफिट उठा पाए। मैं एक बार इस क्लास का मॉड्यूल समझा देता हूँ और फिर हम लोग एक अच्छा सा क्लासिफिकेशन इतिहास का देख लें, ताकि अधिक से अधिक इन वीडियोस के माध्यम से बाद में हम इसको लाइव ऐप पर करेंगे। अगले कुछ वीडियोस ज़रूरी है कि वो यूट्यूब पर लाइव हो। देन आफ्टर दैट ऑल दीज लेक्चर्स ऑन द ऐप, इसी नाम के ऐप पर होगा, वो प्ले स्टोर में जल्दी अवेलेबल होगा। इस सेशन का जो मॉड्यूल है समझ लिया कि ये पूरी तरह से यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। जो प्रीलिम्स का मॉड्यूल है उसको ऑर्गेनाइज सिस्टम में आप तक पहुंचाने की कोशिश है। एक तो जो पहला इसका सेगमेंट है उसके ऑनलाइन रेगुलर मीन्स 4 into 7, that means 7 days 4 hours का क्लास है लाइव। मॉर्निंग में 9:30 और 9 to 11 हिस्ट्री का होगा। 10 मिनट के ब्रेक के बाद ये इंडियन पॉलिटी या IR के तक हम लोग धीरे धीरे सिस्टमेटिक बढ़ेंगे। बाकी सारे सब्जेक्ट को हम इंक्लूड करते जाएंगे। जैसे एक पेपर या एक सब्जेक्ट खत्म होगा, सेम डेज को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करेंगे। इस प्रोग्राम में एक तो है कि ऑनलाइन सेशन है आपके साथ 4 आवर का। दूसरा ये है कि एग्जाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण डेटाज नोट्स के फॉर्म में 2 तरह की नोट्स अवेलेबल करने का कोशिश की जाएगी। एक तो है कि PDF फॉर्म में आपको पहुंचा दिया जाए। कंसाइज फॉर्म में हर चैप्टर की नोट्स, उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के प्रीलिम से पूछे गए क्वेश्चन है वो, और साथ ही जो नए क्वेश्चंस पॉसिबल है वो पहुंचा दिया जाए। दूसरा ये है कि इसी नोट्स को, इसी मटेरियल्स को आपको हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल कराया जाए, क्योंकि PDF को पढ़ना एक टफ है। और मैं सलाह हमेशा ये देता हूँ कि यूपीएससी के स्कॉलर्स या एस्पिरेंट्स कभी भी बहुत ज़्यादा PDF को परचेज ना करें और बहुत ज़्यादा PDF की तरफ ना जाए। हार्ड कॉपी जब सामने होती है तो रीड करने में, उसको समझने में, उसके चॉइस को, क्वेश्चंस को देखने में आसानी होती है, तो ग्रास्पिंग पावर भी बढ़ता है और नेचर ऑफ क्वेश्चंस भी समझ में आता है। पर दोनों मॉड्यूल अवेलेबल कराने जा रहे हैं। एक तो है कि PDF में भी आपको अवेलेबल होगा और हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल होगा। दूसरा जरूरी है कि रेगुलर मॉडल टेस्ट कराया जाए।
ताकि जिस पैटर्न पर यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स को लेता है, एटलीस्ट जिसके लिए आप टेस्ट सीरीज ढूंढते हो या बहुत से प्लेटफॉर्म पर टेस्ट करते हो, उसको भी समेटा जाए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जहाँ सब कुछ आपको एक साथ अवेलेबल हो। दूसरा मॉड्यूल भेजता है, हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री से, और पॉलिटी से बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम है ये। भारतीय संविधान को आधार बनाकर भारतीय राज्य व्यवस्था सदैव पढ़ी जाती है। अगर कोई वनडे का एग्ज़ाम हो या छोटे एग्ज़ाम जो ऑब्जेक्टिव तक सीमित हो, वहाँ तक तो हम पॉलिटी या केवल संविधान कह के निकल जाते हैं तो कोई इश्यूज नहीं होते और मोर और लेस उसके क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। लेकिन यूपीएससी के एग्ज़ाम में या जो पिछले साल के यूपी पीसीएस के ये स्टेट्स के सर्विसेज रही है, उसके अंदर भी देखा ये गया है कि संविधान की जो बातें हैं वो तो आपस में है ही हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो राज्य व्यवस्था है, हमारा देश राज्य राष्ट्र जिस तरह से चलता है, जिन मान्यताओं पर, जिन सिद्धांतों पर, जिन रूल्स पर सरकारें, न्यायालय, संस्थान जैसे उसको चलाती है, उस सिस्टम को समझा जाए ताकि सवालों को पिक करने में, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सही तलाशने में आसानी हो। हिस्ट्री पॉलिटी के बाद हम लोग, चूंकि समय है इकोनॉमी पढ़ने का, ये दोनों सेगमेंट एटलीस्ट 20 to 25 डेज में हम एंड कर लेंगे। बहुत आराम से, थोड़ा सा का आराम बढ़ा लेंगे। कहने का मतलब ये कि हिस्ट्री केवल मॉडर्न का सेशन शुरू करेंगे तो एक सेशन 20 से 25 दिन का खत्म कर सकते हैं, दूसरा 25 से 30 दिन में खत्म कर सकते हैं। ज्योग्राफी का, इन्वायरमेंट का, साइंसटिक का, और एक सेगमेंट है यूपी पीसीएस या आर जैसे एग्जाम में हिंदी का। सो इसी प्लेटफॉर्म पर हम चीज़ों को अवेलेबल करने की कोशिश करेंगे और सब आपको बेस्ट टीचर्स के द्वारा मिल जाएगा। अब इस मॉड्यूल को ऑर्गेनाइज करने में, सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करने में, एक मैनेजमेंट ने मेरे साथ एक डिसाइड ये किया है कि इसकी एक फ़ी होगी। वो फ़ी बहुत नॉमिनल होगी ताकि इन तरह के खर्चों को और जो टीचर्स के एक्सपेंसेस हैं उसको बियर किया जाए ताकि क्लास कहीं ब्रेक ना हो। हम नहीं चाहते कि क्लास बीच में कहीं ब्रेक हो और वो कंटिन्यू रहे। तो फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ये फ़ी मैनेजमेंट ने तय किया है 4005 रुपीज़ के साथ विद मटेरियल। अगर जो पुराना स्टूडेंट है उसको हार्ड कॉपी में ये चीज़ें मिल जाएगी, नया है तो ये फीस के लिए थोड़ा सा महंगी होगी, महंगी का मतलब थोड़ा सा इंक्रीज करेगी। वो 7500 पर होगी। कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, सिंगल अमाउंट पे है। और अभी ये पे एज सून जितना जल्दी हो सके लोग पहुंचाने की कोशिश करिए ताकि चीज़ों को ऑर्गेनाइज फॉर्म में चलाया जा सके। एक और बैच शुरू करने जा रहे हैं इवनिंग का। इवनिंग में 5 to 8 3 आवर की सिंगल क्लास है और उनके लिए ही जो लोग 2025 में एग्ज़ाम में अपियर हो रहे हैं, ये कोर्स प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल के फॉर्म में, ऑप्शनल अभी शुरू किया जा रहा है PSIR और इतिहास के साथ। इवनिंग का बैच होगा, लेकिन उनके लिए होगा जो लोग 2025 के अंदर एग्ज़ाम को अपने आप का अपियर कर रहे हैं। इसमें प्री का, मेंस का, GS, CSAT चारों पेपर, ऑप्शनल,
यूपी पीसीएस के 6 पेपर, मतलब 4 कॉमन और 2 यूपी स्पेशल, ये पूरा पैकेज ऑर्गेनाइज फॉर्म में इस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा। सो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। इसकी फीस भी है छोटी सी। इस कोर्स की फीस पुराने स्टूडेंट के लिए है 11,500 रुपीज़, और जो न्यू ज्वाइनिंग होगी वो 17,500। ऑप्शनल जो लोग ऑप्ट करना चाहते हैं उनकी फीस अलग से डिक्लेयर की जाएगी। सिंगल जीएस से सिंगल ऑप्शन भी ले सकते हैं। इसकी डिटेलिंग मुझे फ़ोन करके आप लोग कंफर्म कर सकते हो कि कैसे है और किस तरह से इसको लिया जा सकता है। ये पूरा प्रोग्राम आगे अगले नेक्स्ट 15 डेज यूट्यूब पर लाइव होगा। देन आफ्टर दैट ये पूरा का पूरा कोर्स आपको IAS देकर मेरे नाम के साथ प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके इस प्रोग्राम को लाइव डेली देख सकते हो, या इसका जो क्लास है उसको रेगुलर वॉच कर सकते हैं। और मटेरियल हम आपको बाय कोरियर और बाय हैंड, जो लोग इन हैंड लेना चाहें वो इस रूट को ट्रैवल करके रीच कर सकते हैं, या जो लोग बाहर बैठे हुए हैं कहीं पर भी पार्ट ऑफ इंडिया कहीं पर भी है, उनको बाय पोस्ट बाय कोरियर उनके होम एड्रेस तक डिलीवर किया जा सकता है। जल्दी आपको कॉल पर मिल जाएगी। हम ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, वो कर दी। आइए हम सब लोग मिलकर एक ऐसे सेशन को शुरू करते हैं जिससे इतिहास को समझने में और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इतिहास की मैकेनिज्म है, जो उसकी बनावट है, जिसलिए इतिहास रिलेवेंट हो जाता है, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर इतिहास को पढ़ा और जाना जाता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक तो समान प्रचलन ये है कि भारतीय इतिहास को समानता लोग कहते हैं कि एशियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ये बहुत कॉमन क्लासिफिकेशन इतिहास का है जो समान लोग ही करते हैं। लेकिन इतिहास जाना जाता है अपने साक्ष्यों के ऊपर, अपने सबूतों के ऊपर, अपने एविडेंसेस के ऊपर। और इतिहास के लोगों ने, इतिहासकारों ने, हेरोडोटस ने, मिल ने साक्ष्यों के आधार पर, एविडेंसेस के आधार पर इतिहास का लेखन हुआ है। उस लेखन के आधार पर इतिहास का क्लासिफिकेशन किया है। एक बार हम लोग उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और ये बात भी अपने ध्यान में रखिए कि ये क्लासिफिकेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत रिलेवेंट है। वो लोग ज़्यादा इसको आराम से जानने का प्रयास करें जो लोग इतिहास को ऑप्शनल के फॉर्म में रख के चलते हैं, या UPSC CSC के एस्पिरेंट जो छात्र छात्राएँ हैं, वो लोग मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से या इंटरव्यू के दृष्टिकोण से इस सेशन को ज़रूर बारीकी से समझने का प्रयास करें, क्योंकि इंटरव्यू में इसका जो सवाल है उस पर सवालों में थोड़ा सा डिफरेंसेस है, दिशा भ्रम है। लोग जो चीज़ एक्चुअल है उसे वहाँ तक प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो बोल के देखा ही गया है कि कुछ मार्क कम आ जाते हैं। उससे बचने का प्रयास करिए। इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को सामान्यतः 3 भागों में ही बांटा है। एक को कहा है प्रागैतिहासिक का, पाषाण काल या स्टोन एज, तो कहते हैं प्री हिस्ट्री। या प्रारंभिक इतिहास। इतिहास का जो लेखन है, मैं यहाँ बताता चलूँ, इतिहास का जो लेखन है वो 2 चीजों पर आधारित है। एक तो है कि उसका पुरातात्विक साक्ष्य क्या है, कि मनुष्य ने अपनी सभ्यता के विकास और निर्माण में
जिन वस्तुओं का उपयोग किया और उपयोग करने के क्रम में बहुत सी चीज़ों जो वेस्ट थी उसको छोड़ते गए। वो सामग्री जो मनुष्यों ने कभी बहुत पहले किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी एक स्थान पर पहाड़ों की गुफाओं में केव्स में अपनी ट्रेवलिंग के पूरे टाइम ऑफ फेज में जो लोगों ने यूज़ किया, जो 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 चीज़ें खाई उसको उसका वेस्ट फेंक दिया, जैसे मांस खाया हड्डी फेंक दी, फल खाया उसकी गुठलियाँ फेंक दी, कोल्स का लकड़ियों का उपयोग किया, या जब फायर और जिन कोई आग का आगमन हुआ तो उससे कोल बना, कोयला, बहुत सी चीज़ें सामग्री के रूप में उपलब्ध है। तो एक इतिहास का लेखन वहाँ से आरंभ होता है जहाँ पर उसके प्राकृतिक साक्ष्य हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। दैट मीन्स कि इस इतिहास के कालखंड में किसी प्रकार की लेखन, लिपि, स्क्रिप्ट या लैंग्वेज नहीं थी। लोग बोलते तो थे लेकिन भाषा का विकास नहीं था, किसी लिपि का विकास नहीं था, और न ही किसी प्रकार की लेखन पद्धति का आगमन था। सब कुछ मनुष्यों के उपयोग की गई वस्तुओं, उसके द्वारा छोड़ी गई वस्तुओं के आधार पर इतिहास का लेखन हुआ है। दूसरा इसका लेखन का आधार है ऐतिहासिक साक्ष्य। मीन्स के मनुष्य लिखना पढ़ना जान गया, भाषा का विकास हो गया, शब्दावलियाँ आ गई, स्क्रिप्ट आ गई, लिपियाँ आ गई, मनुष्य ने लेखन आरंभ किया और लेखों को पढ़ा गया। तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि इतिहास ये है। पुरानी घटनाओं में आपसे पहले की जो पूर्व की घटनाएं हैं वो लिखित रूप में जब उपलब्ध हो गई तो इतिहास का लेखन बहुत सरल और आसान हो। किस समय काल में कौन सा राजवंश या हमारी सभ्यता, धर्म, समाज, राजनीति, आर्थिक व्यवस्थाएं, संस्कृति, कला कैसी थी, वे सब एक साक्ष्य के रूप में हमको उपलब्ध हुई और इतिहास का एक बारीक लेखन और एक साक्षी लेखन हम तक पहुंच पाया। तो दोनों सेगमेंट को अगर देखा जाए, साक्ष्यों के आधार पर पुरातत्व को भी और ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी, मीन्स द एविडेंसेस ऑफ आर्कियोलॉजी एंड द एविडेंसेस ऑफ हिस्टोरिकल एविडेंस, दोनों ने मिलाकर जब इतिहास को लिखा तो बिल्कुल स्पष्ट इतिहास हमारे सामने प्रपोज हो गया, वो उपलब्ध हो गया। एक है कि इस प्रारंभिक काल के इतिहास में साक्ष्य के रूप में जो हमको मिलता है, जो हमको एविडेंस प्राप्त होता है, जो साक्ष्य है, वो केवल पुरातत्व है। केवल और केवल यहाँ पर इस सेगमेंट में हमको केवल इतिहास लेखन के लिए आर्कियोलॉजी मिलती है। मनुष्य के द्वारा छोड़े गई सामग्रियां मिलती है। एक वैज्ञानिक पद्धति है, साइंटिफिक मेथड है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसको मैं बाद के किसी लेक्चर में बता दूंगा कि कोई भी वस्तु जब मनुष्य ने उपयोग किया उसका वो हाफ लाइफ पीरियड निकाल देती है। फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान की पद्धति है कि जिस तत्व में कार्बन पाया जाता है उसे वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ये पता किया जा सकता है कि अब से पूर्व कब तक या कब इसका उपयोग हुआ है या कब रही। तो जो ऐतिहासिक सामग्रियां हैं, प्राकृतिक सामग्रियां हैं, वे सामग्रियां इस बात के साक्ष्य उपलब्ध कराती है कि हमसे पूर्व इसका उपयोग कब किया गया है, इस पद्धति से सब ज्ञात कर लेते हैं। हमारे इतिहासकार, आर्कियोलॉजिस्ट, वैज्ञानिक इस बात का पता कर लेते हैं कि हमसे पूर्व ये कब रही, इसका मनुष्यों ने कब उपयोग किया है। इस बिहार पर इतिहास का लेखन हुआ है। ये बात याद रखनी चाहिए कि सेगमेंट में हमारे पास किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। पूरा इतिहास लेखन निर्भर करता है आर्कियोलॉजी पर। ऐतिहासिक साक्ष्य एकदम उपलब्ध नहीं है। तो जो कुछ भी लेखन है इस सेगमेंट के अंदर, इस कालखंड के अंदर, ये पूरा का पूरा हमारे पास साक्ष्यों के आधार पर ही है। इसीलिए इसको प्री हिस्ट्री या प्रारंभिक इतिहास कहते हैं
और मूलतः ये इतिहास है स्टोन एज का, दैट इज पाषाण काल का। पाषाण काल के लोग और खास करके ताम्र काल के लोग लेखन कला से परिचित नहीं थे। वो हमारे भारतीय इतिहास की, भारतीय सभ्यता की सबसे प्रारंभिक अवस्था रही है, जहाँ मनुष्य बहुत सालों तक, लाखों सालों तक, अगर जीवाश्म के आधार पर, फॉसिल्स के आधार पर देखा जाए तो सोहन वैली या बिलन वैली के अंदर अब से 25 लाख वर्ष पूर्व मानव का पहला जीवाश्म बेल घाटी में प्राप्त हुआ है। वो एक सेक्शन है, पढ़ाने का एक चैप्टर है, हम लोग उसको पढ़ेंगे अच्छे से और देखेंगे कि पाषाण काल की प्रथम चरण क्या है उसका, और किस आधार पर उसको पहचाना जाता है अपने टूल्स, अपने हथियारों और अपने पत्थर के हथियारों के आधार पर। लेकिन ये जो खंड है ना, ये खंड एक तो है पूरी तरह से पाषाण काल और कुछ हद तक ताम्र काल। इसका क्लासिफिकेशन भी है, मैं बाद में करूँगा इसको। अब एक ऐसा सेक्शन है इतिहास का जिसमें किसी तरह का इतिहास का लेखन साहित्यिक आधार पर या भाषा के आधार पर, लिपि के आधार पर नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ लेखक नहीं है या किसी प्रकार की लेखन सामग्री नहीं है। एक सेक्शन ये है समझने के लिए। इसका दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, जो बंटवारा है, उसको कहते हैं आद्य इतिहास, आधा इतिहास, दैट मीन्स प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब ये है कि जहाँ पर इतिहास लेखन के लिए जो हमारे पास साक्ष्य या सामग्री है वो दोनों उपलब्ध है। इस सेगमेंट को सुनिएगा, तो मैं इसको क्लासिफाई करता हूँ। इसी सेगमेंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बाकी ये बहुत क्लियर है कि यहाँ इतिहास के लेखन के लिए किस कालखंड में बातें हैं और स्टोन एज और ताम्र काल के अंदर किसी प्रकार की लेखन उपलब्ध नहीं है, इसलिए ये सेगमेंट बहुत क्लियर है। लेकिन जब हम कहते हैं आद्य इतिहास, आधा इतिहास, और हम सामग्री को रूप में कोट करते हैं कि हमारे पास साक्ष्य के रूप में आर्कियोलॉजी भी है, दैट मीन्स पुरातत्व भी है, और लिटरेचर भी है, हमारे पास लेखन सामग्री भी है। सो बहुत कंफ्यूजन यहाँ थोड़ा सा होता है छात्रों को कि अगर दोनों है, इतिहास का स्पष्ट है, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा भिन्नता ये है कि आर्कियोलॉजी पूरी तरह से हमारे पास है, लेकिन जो साहित्य है, जो भाषा है, जो लिपि है, जो लिटरेचर है, वो अब तक पढ़ा नहीं गया। ये ऐसी कालखंड है जिससे भाषा तो दिखाई पड़ती है, लेकिन भाषा पढ़ी नहीं गई है। और अगर भाषा को पढ़ा ना गया हो तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो वेस्ट है। हम अभी डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से कालखंड और कौन कौन से इतिहास का समय काल आदि इतिहास के अंदर उपलब्ध है। दूसरा ये तीसरा इसका विभाजन है आध्यात्मिक साक्ष्य के रूप में, कहते हैं इसको ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल, इस कालखंड में हमारे पास प्रचुर मात्रा में पुरातत्व भी है और इसको लेखन के लिए पूरी तरह से साहित्य, भाषा, लिपि, अक्षर सब कुछ उपलब्ध है। सो इतिहास का लेखन बहुत आसान हो गया है। यहाँ पर इतिहास को समझने में, हमारी प्राचीन सभ्यताओं को समझने में, सामाजिक व्यवस्था को, आर्थिक व्यवस्था को, धार्मिक व्यवस्था को, कला को, संस्कृति को, राजवंशों को, राजनीतिक इतिहास को, ये कालखंड बहुत स्पष्ट कर देता है। तो वास्तविकता तो ये है कि इतिहास का स्पष्ट लेखन इस कालखंड में हुआ है, पर ऐसा नहीं कि इस पहले के इतिहास की सामग्री
इतिहास का हिस्सा नहीं है, वह भी एक महत्वपूर्ण आयाम है। और उस महत्वपूर्ण आयाम का अर्थ ये है कि इतिहास लेखन बहुत मजबूत हो जाता है वहाँ पर। आइए देखते हैं हम सब लोग कि इन कालखंडों में इन सब के आधार पर किस तरह से इन 3 कालखंडों को बांटा गया है और कौन कौन से समय स्थिति, कौन कौन से सभ्यता, कौन कौन से राजवंश, कौन कौन सी कालखंड को इन तीनों विभागों में रखा गया है, जो भारतीय इतिहास को समझने में और आसान करता है। सो हम लोग एक छोटा सा स्केच कर दें, पूरी हिस्ट्री को देखते हैं अगर, तो एक पूरा का पूरा पाषाण काल है इसके अंदर, पूरा स्टोन एज इसमें समाहित है। स्टोन एज जब कहते हैं तो एक तो इसका सबसे जो प्रारंभिक अवस्था है वह है निम्न पाषाण काल की, दूसरा है मध्य पाषाण काल की, तीसरा है उच्च पाषाण काल की, पैलेथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। पर ये केवल क्लासिफिकेशन समझिएगा, ये क्या मैं एक इतिहास को समझने के लिए कि किस तरह से इतिहास को दिमाग में बैठाया जाए कि इतिहास एक्चुअली है क्या। इसका समय काल है, इस निम्न पुरापाषाण की फिर से 3 काल विभाजन है, उसका समय काल है, पत्थर के हथियारों के आधार पर इसका पहचान है, वे अलग पूरा का पूरा एक चैप्टर है, उसको अलग से पढ़ा जा सकता है, पढ़ाया भी है। ये केवल जो सेक्शन है, ये सेक्शन इसलिए है ताकि ये समझ बात आए कि किस कालखंड का इतिहास केवल प्रत्युत्तर के आधार पर, दैट मीन्स आर्कियोलॉजिकल बेस पर लिखा गया है। एक तो ये है, दूसरा ये है इसके अंदर ताम्रकाल भी इसी में समाहित है। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे कालखंड में इतिहास लेखन का आधार केवल और केवल आर्कियोलॉजी है, केवल और केवल पाषाण काल से लेकर ताम्र पाषाण काल तक के पूरा समय केवल और केवल साक्ष्यों के आधार पर, जो प्राकृतिक साक्ष्य है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, उसके बिहार पर लिखा गया है। एक इतिहास का काल विभाजन ये, दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री का। इस कालखंड में इतिहास का जो साक्ष्य लेखन है, आप पिछले अभी बता चुके हैं कि इसमें पुरातत्व भी है और इसी के अंदर साहित्य भी है। ये कालखंड आरंभ होता है सिंधु सभ्यता से। हम सब जानते हैं कि भारत की जो प्रथम नगरीय सभ्यता है, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास बसी और उसकी जो उत्खनन हुआ, खुदाई में एक सभ्य नगर और एक व्यवस्थित नगर की रचना प्राप्त हुई है, और वो भारतीय सभ्यताओं में सबसे प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में प्राप्त है हमारे पास। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लरकाना, बनावली, बनवाली, लोथल, रंगपुर, बहुत से लगभग 800 से ज़्यादा स्थल अब तक ज्ञात हो चुके हैं जो इस सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता को कहने का अर्थ ये है कि प्रचुर मात्रा में इस सभ्यता में हमारे पास जो साक्ष्य है, नगर का पूरा एक विन्यास, एक कुंज, एक बनावट है यहाँ पर। तो हमारे पास तो पूरी की पूरी पुरातत्व उपलब्ध है। नगर का पूरा ढांचा,
और एक नगर के अंदर जो चीज़ें होती वह सब पड़ा है, मिला है। तो हमारे पास इस कालखंड को समझने के लिए पुरातत्व हमारे पास भरपूर है। देखते हैं कि साहित्य की क्या स्थिति है इसमें, या भाषा या लिपि की क्या स्थिति है। तो हम सिंधु सभ्यता के बारे में एकदम स्पष्ट कहते हैं कि लिपि थी। लिपि कैसी थी? ये लिपि पिक्टोरियल थी, चित्रात्मक थी। लोग अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए those people to thought their expressions को पिक्चर्स बना दिया करते थे, चित्र बना दिया करते थे। हम बुल का या केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर अपने आखेट का, खेल कूद का, शिकार का, ट्रैवलिंग का, बैलगाड़ियों का, या उस समय जो सबसे प्रचलित पद्धतियां थी उसकी चित्र बना दिया करते थे दीवारों पर, गुफाओं में, या बहुत सी जगहों पर, पेड़ों के तनों के ऊपर। पर लिपि की एक समानांतरता है, अक्षरों की बनावट, सजावट बहुत से एक दूसरे के समतुल्य है, तो समान भी है। लेकिन समस्या ये है कि इस समय की चित्रात्मक लिपि को या चित्र को अभी तक किसी ने पढ़ाई में किसी ने पढ़ नहीं पाया, पढ़ा नहीं। एक कंप्यूटर वैज्ञानिक है शोपेकर, उन्होंने कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन वह असफल रहे। तो स्पष्ट बात तो ये है कि सिंधु सभ्यता के अंदर लिपि है, सिंधुवासियों को लिपि का ज्ञान है, लेकिन चूंकि ये लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई, ये लिपि अभी तक अज्ञात है, लगातार इस पर रिसर्चेस अभी भी हो रही है, लेकिन अभी तक उसको पढ़ने में सक्षमता या कामयाबियां नहीं मिली। ये वैसी लिपि जैसे कि चीन की लिपि भी चित्रात्मक है, तो ऑलमोस्ट लगभग उस लिपि को तो पढ़ा गया, लेकिन हमारे यहाँ की जो सिंधु सभ्यता की लिपि है वो लिपि पढ़ी नहीं गई है। अगर हम सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण को देखें तो सिंधु सभ्यता का जो एक अवस्था कही गई है, मान कहा गया है, जो इसका उच्च शिखर है या उच्च बिंदु है, इसका पीक टाइम कह सकते हैं। इतिहासकारों ने साक्ष्यों के आधार पर जो माना है, वो कहा है कि ये सभ्यता अपने उच्च शिखर पर 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास रही। उसके बाद सभ्यता का पतन होना आरंभ हो गया और धीरे धीरे बहुत से कारणों से सिंधु सभ्यता का विनाश हो गया। फिर दो से आर्यों की सभ्यता का यहाँ पर आगमन हुआ। अगर हम लगभग 1000 साल के या उसके पूरा लेस प्लस माइनस 200 और मान लिया है, इतिहासकार इसमें प्लस माइनस 200 और जोड़ते हैं। अगर वो जोड़ लिया जाए सारा का सारा, तो इस कालखंड का जो हमारे पास इतिहास का लेखन की सामग्री हमारे पास है, तो दोनों चीजें, पुरातत्व भी है और साहित्य भी है, लेकिन चूंकि साहित्य अपठनीय है, उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, इसलिए हमारा पूरा लेखन, इस सभ्यता का लेखन का पूरा साक्ष्य आधार हमारा पूरा का पूरा पुरातत्व है, पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की। तो इसलिए इस सिंधु सभ्यता के कालखंड में, प्रोटो हिस्ट्री में या आदि इतिहास के साक्ष्य में, आदि ऐतिहासिक पीरियड में भी रखा गया है। अगर साहित्यिक साक्ष्य होता तो ऐतिहासिक कालखंड में उठाए जाते, लेकिन चूंकि इतिहास का ये खंड साहित्य के होते हुए भी अछूत है, उसको छुआ नहीं गया, इसलिए कालखंड में आदि इतिहास के अंदर ही सिंधु सभ्यता है। दूसरा कौन कालखंड और इतिहास के अंदर है, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता भारत के अंदर स्थापित हुई या खुली भली, वह है आर्य सभ्यता। आर्यों के बारे में इतिहासकारों के बहुत से मत है।
रामचरण शर्मा, मैक्स मुलर जैसे इतिहासकार कहते हैं कि ये लोग विदेशी थे और मध्य एशिया के रहने वाले थे। कुछ अलग लोग हैं डी.एन. झा या डी.डी. कौशाम्बी जैसे लोग मानते हैं कि भारतीय थे, या कुछ जैसे लाजपत राय जैसे मानते हैं कि, या बाल गंगाधर जैसे लोग मानते हैं कि ये हमारे नॉर्थ पोल के रहने वाले थे। ये बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं जो भारतीय आर्यों को जो आर्य निकल के बाद में आए उनके स्थान को निश्चित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मान्य मत ये है कि भारत में आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ। ये थ्योरी मैक्स मुलर और समर्थन के रूप में आर्य शर्मा ने भी दिया है। आर्य सभ्यता को या आर्यों के इतिहास को दो कालखंडों में बांट कर सकते हैं। एक तो है कि ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। पूरे आर्य सभ्यता को 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य में माना गया है। इसमें दोनों फेज है। मैं इसको क्लासिफाई कर दूं कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के कालखंड को इतिहासकार कहते हैं कि ये ऋग्वैदिक काल है। इसके कहने का आधार भी है क्योंकि आर्यों ने अपने दैनिक जीवन में जिन सामग्रियों का उपयोग किया और वो छोड़ गए समय के साथ, वो छोड़ी हुई सामग्रियों के आधार पर इसके काल का निर्धारण करते हैं। एक चीज हम इसको क्लासिफाई करें ताकि दिशा भ्रम ना हो। हम लोग समानता ये समझते हैं कि आर्यों को समझने के लिए हमारे पास पुरातत्व भी है और साथ साथ साक्ष्य के रूप में लेखन सामग्री भी है, खासकर कि चारों वेद। हम सब जानते हैं कि चारों वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। संस्कृत भाषा है सबकी। ऋग्वेद कहने का मतलब यह है कि ऋग्वेद से संबंधित कालखंड। इसी पॉइंट में, इसी सेगमेंट में थोड़ा सा दिशा भ्रम होता है। इसको क्लियर करते बहुत आसान चीज है ये। इस कालखंड में 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो आर्य सभ्यता ऋग्वैदिक काल की कही गई, उसमें पुरातत्व के रूप में हमारे पास है ओसीपी, दैट मींस ओचरे वर्ड वॉटरीज, गेरुए रंग के मिट्टी के बर्तन। प्रारंभिक आर्यों ने, ऋग्वैदिक आर्यों ने अपनी दैनिक सामग्री में एक ऐसे मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जिसमें समानांतरता मिलती है। जैसे मान लीजिए कि आर्यों ने पानी इकट्ठा करने के लिए एक घड़े का उपयोग किया, तो घड़ा बनाया, पकाया और रख लिया, ऐसे पानी में स्टोर किया। पानी पीने के लिए कुछ गिलासों का उपयोग किया, कुछ तस्तरियों का उपयोग किया होगा, और वह उनका प्रिय भोजन था क्षीर पकमोदनम। तो संभावना यह कि उन लोगों ने क्षीर पकमोदनम, खीर को खाने के लिए चम्मच का भी उपयोग किया। ये सब मिट्टी की बनी हुई थी, मृदभांड है ये, और गेरुए रंग के हैं, पकाए हुए हैं, पर इस बर्तनों में किसी प्रकार की चित्रकारी नहीं, सादे बर्तन हैं और लगातार इस पूरे कालखंड में ये प्रचुर मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए ढेर सारे आर्यों के टॉल काल में ये दिखाई पड़ते हैं जो सिंधु और उसके आसपास सहायक नदियों के आसपास जो हर अपना यात्रा क्रम जारी रखते हैं वहाँ पर मिलता है। एक कुंज मिलता है
ढेर सारी सामग्रियां ऐसे पुराणों के रूप में मिलती है। इसी कालखंड में हम लोग ऋग्वेद क्यों नहीं शामिल कर सकते, इसको बाद में समझते हैं। है तो इसी से संबंधित, इसी कालखंड संबंधित ये ग्रंथ भी, लेकिन समस्या ये है कि क्या ऋग्वेद को इस ऋग्वैदिक कालखंड के लिए एक साहित्यिक स्रोत मान लिया जाए, या इसकी रचना बाद में चुकी हुई है जो सही से प्रस्तुतिकरण नहीं कर पाती। इतिहासकार इस बात को नहीं मानते कि जो चीज़ बाद में लिखी गई हो वो उस कालखंड को उसी रूप में प्रस्तुत कर सकती जैसा कि सभ्यता वो थी। अभी हमको समझाते हैं कैसे। दूसरा है कि उत्तर वैदिक काल के अंदर जो पहचान है, इसका लेखन भी आर्कियोलॉजिकल ही प्रपत्र ही है। इसकी जो पहचान है प्रपत्र के रूप में वो है PGW, दैट मीन्स पेंटेड ग्रे वेयर, गिरवे रंग के चित्रित मृदभांड। अभुआई के बर्तन लगभग यही थे, लेकिन इन्हीं बर्तनों पर उत्तर वैदिक आर्यों ने कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींची जो सदैव काले रंग की हुआ करती थी। तो एक तरह की चित्रकारी है। इन प्लेटों के ऊपर भी कुछ चित्रकारी के निशान है, चमचों में भी कुछ चित्रकारी के निशान है। अंदर यह रहा कि जहाँ ऋग्वैदिक काल के मृदभांडों में किसी प्रकार की चित्रकारी नहीं दिखाई पड़ती, उत्तर वैदिक काल के मृदभांडों में वो चित्रकारी दिखाई पड़ती है और एक समांतरता, एक निरंतरता दिखाई पड़ती है उत्तर वैदिक काल के बर्तनों के अंदर भी। तो एक पहचान है ऋग्वैद काल की भी और उत्तर वैदिक काल की भी। इस कालखंड में हम इस दोनों को रख सकते हैं और इसका जो समय निश्चित किया इतिहासकारों ने वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में ये सभ्यता यहाँ तक रही। इस पूरे कालखंड को कहते हैं आर्य सभ्यता, ये आर्य सिविलाइजेशन। तो बोर्ड इस बात को आप क्लियर करना चाहिए हो गया होगा कि इस कालखंड में दो विभाजन है। एक तो है आर्यों की सभ्यता का स्थापना भारतीय परिप्रेक्ष्य में, दूसरा ये है कि उस कालखंड को किस तरह से मृदभांडों के आधार पर इसका कालखंड का विभाजन किया गया है। हम लोग समझते हैं कि इन वेदों का क्या अर्थ है। जो वैदिक ग्रंथ है चारों, चूंकि ऋग्वेद का संबंध तो ऋग्वैदिक काल से है और बाकी इन तीन का संबंध उत्तर वैदिक काल की घटनाओं से, उसके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक इतिहास के लेखन से, की घटनाओं से है। पर क्यों नहीं इस वेदों को आर्य सभ्यता के साक्ष्य के रूप में, साहित्यिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया है इतिहासकारों ने। इसको समझने का प्रयास किया जाए तो ज्यादा और बात स्पष्ट होगी। वास्तविकता ये कि वेदों का लेखन या संकलन कह सकते हैं। लेखन मानता यह है कि वेद एक ईश्वरीय रचना है जिसे अपरुषीय कहा गया है, अर्थात पुरुष की सीमा से बाहर ईश्वर ने सभी छंदों, सभी खंडों, सभी मंत्रों का निर्माण खुद किया है। एक महर्षि कृष्णद्वैपायन ने इसका संकलन किया है। इसको समानता वेद व्यास कहते हैं। वेदों का संकलन का जो समय है वो 200 ईसा पूर्व में महर्षि कृष्णद्वैपायन ने वेदों का संकलन किया है जो अपरुषीय, अर्थात उसके मंत्रों की, उसके छंदों की रचना ईश्वर ने किया है। उस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करके महर्षि कृष्णद्वैपायन ने इसको संकलित किया है।
ये बात याद रखना होगा कि वेदों का की रचना कृष्णापन ने नहीं किया है, वेदों का संकलन किया है। अर्थात वेद व्यास या महर्षि कृष्णापन वेदों के लेखक नहीं, संकलन करता है। अब क्योंकि महर्षि ने वेदों का संकलन किया, तो वेदों के संकलन करने के कारण इनको वेद व्यास कहा जाता है। कुछ कहानियां और भी हैं जो ऋषि पराशर से जुड़ी हुई है। अश्वगंधा और ऋषि पराशर घटनाएं केवल कहानी के रूप में है, इतिहास सामग्री के रूप में उसको स्वीकार नहीं किया गया है। अब जरा समझ के देखिए इस चीज को कि आर्य सभ्यता का जो समय है, उसका समय है पूरा का पूरा दोनों कालखंड का, ऋग्वैदिक कालखंड का भी उत्तर वैदिक कालखंड का भी, वो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक की। तो स्पष्ट है कि ये सभ्यता अपने चरम में यहां तक थी, जबकि वेदों का संकलन हुआ है 200 ईसा पूर्व के अंदर। तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि जब ये सभ्यता अपनी अंतिम अवस्था में से जा रही थी, उसके लगभग 400-450 साल बाद महर्षि ने वेदों का संकलन किया है, तब जाकर प्रकाशित हुआ है। अब ये कहा गया कि ये जो वेदों के अंदर जो मंत्र है, जो छंद है, वो एक अनुश्रुति है। अनुश्रुति मतलब होता है कि हमारे पहले की पीढ़ी, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, अर्थात पीढ़ियों से मंत्र कंठस्थ रहे, एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को पहुंचाया। अब चूंकि वेद व्यास एक केवट थे, नाव के चलाने वाले थे, सरस्वती नदी के इस पार से उस पार, उस पार से इस पार लोगों को लाया ले आया करते थे। तो बहुत से आर्यों ने अपनी कहानियों में दांव पर वैदिक बातें करते रहे, वेद व्यास ने उन सब बातों को कंठस्थ कर लिया और उसका एक संकलन कर लिया, उसका नाम है वेद। और उस समय 200 ईसा पूर्व के आसपास का है। तो जो घटना 400 साल बाद हुई, 500 साल बाद इसका संकलन हुआ, इतिहासकार उसको एक इतिहास की सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करते। इसीलिए इस कालखंड, इस फेज को भी, आर्य सभ्यता को भी आज इतिहास के अंदर ही रखा गया, टोटल इतिहास के टोटल पीरियड में ही रखा गया। क्योंकि इस कालखंड में हमारे पास लिखने के लिए स्पष्ट उसी कालखंड में लिखी हुई कोई रचना नहीं है। दैट मीन्स कि आर्य जब थे उस समय भाषा, लिपि, शब्द का ज्ञान नहीं था। अगर होता तो आर्यों ने अपने ही समय में उसकी रचना कर ली होती वेदों की, पर वेदों की रचना उस समय नहीं हुई जब आर्य सभ्यता थी। आर्यों का प्रसार होता रहा और उत्तर भारत में बहुत व्यापक पैमाने में हुआ। वो सब सरहदों के क्षेत्र से निकलकर गंगा यमुना के द्वार तक आए और विंध्य की पहाड़ियों तक फैल गए और पूरा का पूरा उत्तर भारत ही आर्य सभ्यता का एक केंद्रीकृत पुंज के रूप में दिखाई पड़ा। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि मान लीजिए कि अगर भाषा का, लिपि का, अक्षरों का, शब्दों का आदमियों को ज्ञान होता, तो जो वो थे अपनी सभ्यता के अंदर इस समय काल के खंड में, उसी कालखंड के अंदर भी उन्होंने अपने वेदों की रचना कर ली होती। क्योंकि वो नहीं कर पाए और क्योंकि ज्ञान नहीं था, इसलिए जब भाषा का आगमन हुआ तब उसका संकलन हुआ, उस समय तक 200 ईसा पूर्व का। तो इतिहासकार इस आधार पर पूरी की पूरी आर्यों की सभ्यता को आदि इतिहास के अंदर ही रखते हैं। आर्यों की सभ्यता का पतन बहुत से कारणों से है। वो ट्यूटर है, पढ़ने का है, उसको आर्य पढ़ने के लिए ऋग्वैदिक कालखंड को पढ़ने के लिए, उत्तर का वैदिक काल को या आर्यों के आगमन के इतिहास को पढ़ने के क्रम में उसको पढ़ा जाएगा। लेकिन यहाँ समझिए कि आज इतिहास काल में हम लोग ये जोड़ सकते हैं कि सिंधु सभ्यता,
आर्य सभ्यता। आर्यों के बाद महाजनपद का काल है, बुद्ध का काल है। बुद्ध का पाली, प्राकृत जैसी भाषाओं में बिहार के आसपास होने जाने वाली एक उपदेश है। तो उस समय भी लेखन आरंभ नहीं था। बुद्ध का समय 500 के आसपास के बीच में है। महाजनपद के काल में भी लेखन नहीं था। ये बात तो बहुत स्पष्ट है इतिहास की सामग्री के रूप में। जब भारतीय इतिहास के क्रम में राजवंशों का इतिहास आया और एक मगध अपनी चरम पर आया, नंदों के बाद मगध के ऊपर मौर्यों का राजवंश आया और मौर्य राजा अशोक प्रियदर्शी ने अपने, एक तो है कि कलिंग युद्ध के पहले का इतिहास और दूसरा है कलिंग युद्ध के बाद का इतिहास। दैट मीन्स कलिंग युद्ध के पहले का अशोक और कलिंग युद्ध के बाद का अशोक। लेकिन अशोक की खूबियां ये रही है कि उसने अपने संदेशों को अपनी इंस्क्रिप्शंस पर, अपने अभिलेखों पर लिखवाया, अपने महामात्यों के द्वारा, अपने रज्जुकों के द्वारा, धर्म अधिकारियों के द्वारा, और पूरे राज क्षेत्र के अंदर, पूरे राजवंश, पूरे मौर्य राजवंश में एक बड़े पैमाने पर हमने अभिलेख, लघु शिलालेख, वृहद शिलालेख जैसे अभिलेखों के अंदर, लेखों के अंदर, डिस्क्रिप्शंस के अंदर उसका कुछ संदेश लिख पाए। और इसे जेम्स प्रिंसप नामक भाषाविद ने पढ़ा। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो ब्राह्मी, पाली और अरामाइक। और अच्छी बात तो यह है कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ लिया गया है। जेम्स प्रिंसप नामक पदातिक भाषाविद ने इसे पढ़ा। अब आदि इतिहास को समझिए कि एक तो है कि सिंधु घाटी की सभ्यता, आर्य सभ्यता, महायान की सभ्यता और अशोक के अभिलेखों के पूर्व का काल, ये पूरा का पूरा कहलाता है आदि इतिहास। ये पूरा कालखंड है इतिहास का जो आदि इतिहास के अंतर्गत मीन्स कि इस पूरे कालखंड में इतिहास लेखन का आधार, इतिहास लेखन का साक्ष्य। हमारे पास इतनी ढेर सारी लेखीय सामग्री होते हुए भी इतिहास पूरी तरह से निर्भर है अपने इस समय काल के पुरातत्व पर, इस टाइम ऑफ पीरियड की आर्कियोलॉजी पर। तो कह सकते हैं ना कि हमारे पास सामग्री तो है ऐतिहासिक, लेकिन इतिहास लेखन में वो काम इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उस समय काल का इतिहास लेखन उस समय नहीं हुआ, बाद में हुआ है। तो इतिहास पूरी तरह से निर्भर है अपने आप को लिखने के लिए पुरातत्व के ऊपर। तो एक पहला जो भाग था निम्न पुराभाषण का, जो प्रथम भाग था, दूसरा भाग है आद्य इतिहास का। इसका जो तीसरा क्लासिफिकेशन है वो है हिस्टोरिकल एज। बहुत स्पष्ट है कि ये कालखंड अशोक के अभिलेखों से आरंभ होता है। बहुत स्पष्ट है ये कि इस कालखंड के इतिहास के लेखन की सामग्री के रूप में हमारे पास जो साक्ष्य उपलब्ध है वो पूरी तरह से पुरातत्व है, मतलब पूरी तरह से आर्कियोलॉजी हमारे ऊपर हमको उपलब्ध है और हमारे पास एक बड़ी मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। हमारे पास लिटरेचर है,
चूंकि अशोक के स्क्रप्शन के बाद देखा जाए तो महर्षि कृष्णदेवराय ने वेदों का संकलन किया, तो हमारे पास पूरा का पूरा चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद मिलने शुरू हो गए और फिर बुद्ध का पूरा सामग्री हमको मिलने आरंभ हो गई। तो पूरा बुद्ध का पूरा वेद व्यास का और फिर संस्कृत ग्रंथ और पाली ग्रंथों ने पूर्णता साहित्य को भरपूर कर दिया। और कह सकते हैं कि अशोक के अभिलेखों से लेकर आज तक का जो या अब तक का जो इतिहास है वे सब इस समय काल की घटना है। बड़ा स्पष्ट होना चाहिए यहाँ तक आते आते कि इतिहास का जो सामान्य विभाजन है वो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के आधार पर नहीं है, उसके साक्ष्यों के आधार पर है। सो साक्ष्य के रूप में जो काल विभाजन में ऐतिहासिक सत्य भी है वो एक तो है निम्न काल या पाषाण काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा कालखंड है हिस्टोरिकल एज या हिस्टोरिकल पीरियड। इस आधार पर इतिहास का क्लासिफिकेशन जो मान्य क्लासिफिकेशन है, जो स्वीकार है इतिहास में, इस आधार पर किया गया है। किस आधार पर देखा जाए कि इस काल विभाजन को प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल के रूप में भी स्वीकार किया गया है। एक ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसफर है, उसका नाम है J.S. मिल। मिल ने भारतीय इतिहास को धर्म के आधार पर, समय और राजवंशों के इतिहास पर 3 भागों में बांटा है। थोड़ा सा ब्रेक करिए, अभी इसको फिर से कोट करते हैं। यहां तक अभी इस कालखंड में मिल को भी व्याख्या करनी बाकी है।